वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स एंड इन टुडेज लेक्चर ऑफ एनपीओ हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे जिसमें कि हमें बैलेंस शीट्स तो नहीं बनानी बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हम कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन. इट सेज द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रॉयल्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009. ठीक है, तो हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है. अब हमें इससे इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009 प्रिपेयर करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. So there are certain items given as receipts and certain as payments. कुछ items आपको दिए हैं और कुछ following additional information दी है regarding subscription. देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2009 का दिया है, स्टेशनरी का स्टॉक दिया है, रेंट का एक एडजस्टमेंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग की वैल्यू दी है, उसमें हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एंड देन फाइनली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हम कर लेते हैं इनकम. दिस इज द एक्सपेंडिचर साइड, दिस इज द इनकम साइड. तो सबसे पहले हम इनकम साइड को सॉल्व कर लेते हैं एंड सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं. सो बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में? 5,06,000. 5,06,000. ठीक है, अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो हमें वन बाय वन देखने हैं. सो द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. पहला है सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड 22,000 फॉर 2008 एंड 10,000 फॉर 2010. अब क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2009 का बना रहे हैं, दैट मीन्स 2009 हमारे लिए करेंट ईयर है. क्लियर? तो अगर सब्सक्रिप्शन 22,000 2008 को बिलोंग कर रहा है यानी कि प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है, तो इससे हम माइनस कर देंगे. So minus outstanding subscription in the beginning of the year कितना है? 22,000. तो इसको हमें माइनस करना है. So this is 5,06,000 minus 22,000 is 4,84,000. 4,84,000. So the outstanding subscription in the beginning of the year जो बिलोंग कर रही थी 2008 को, वो हम लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, वो हम माइनस कर देंगे. सो इट इज 4,84,000. अब 2010 को भी सब्सक्रिप्शन बिलोंग कर रही है यानी कि नेक्स्ट ईयर को जो बिलोंग कर रही है दैट इज 10,000. तो इसे भी हम माइनस कर देंगे. माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 2010 वाली ये नेक्स्ट ईयर की थी, तो हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया. क्यों? क्योंकि हमें करंट ईयर की ही शो करनी है. क्लियर? सो माइनस 10,000 इट इज 4,74,000. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31st March 2009 की 30,000 यानी कि इस स्पेसिफिक करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 30,000, मतलब कि जो हमें मिलनी थी लेकिन साल के आखिरी तक नहीं मिली, तो ऑब्वियसली हम इसे ऐड कर देंगे. सो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, तो ये है 30,000. इसको आप 2009 करके लिख लो. ओके, तो हम इसे ऐड कर देंगे. सो दिस इज 5,04,000. तो ऑब्वियसली ये वही फिगर आ गया जो हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया था. ठीक है ना? तो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन हमने कर ली. नाउ कम टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दिया है हमें इंटरेस्ट. ठीक है ना? सो इंटरेस्ट भी हमारी इनकम है, तो इसको भी हम इनकम साइड लिख लेंगे. सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है?
1,75,000। अब इस पे एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करने हैं। क्लियर? अब कितना दिया है, सी ऑन द पेमेंट साइड इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट दिए हैं 5 लाख के, और इसका परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, यानी कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट दीज इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिंग इज 8%। क्लियर? तो ये चीज हमें फाइनल हो गई। अच्छा, और क्या है? Now come to the last adjustment regarding investment. It says the value of investments on 31st March 2008 was 20 lakhs. अब ये जो वैल्यू दी है, ये तो पहली बात तो है इंटरेस्ट की वैल्यू। पेमेंट्स में जो आपको वैल्यू दी है इन्वेस्टमेंट की, दैट इज हाउ मच, 5 lakhs। तो ये है 2009 की वैल्यू। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आपको 20 lakhs की वैल्यू दी है इन्वेस्टमेंट की, वो है 2008 की, यानी कि इनिशियल बैलेंस इन्वेस्टमेंट का 2008 में कितना था, 20 lakhs। ठीक है ना? एंड द क्लब मेड सिमिलर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स उनने किए। ठीक है? तो अभी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट उनने किया वो किया 1 जुलाई 2008 से। ठीक? तो वो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है उसका अमाउंट आपको पेमेंट्स कॉलम में दिया है, दैट इज 5 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की, दो अमाउंट्स हैं इन्वेस्टमेंट की। क्लियर? एंड डेट वाइज हमें इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर टोटल इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हम यहाँ करेंगे। क्लियर? क्योंकि कोई एक वैल्यू नहीं दी, 20 lakhs दी होती तो 8% हम उस पर निकाल लेते ईयरली, और अगर 5 lakhs दी होती तो वो हम 8% उस पर निकाल लेते। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशन हुआ है इन्वेस्टमेंट में, तो इंटरेस्ट का रेट भी अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड। ठीक है? तो 20, सबसे पहले तो 20 lakhs पे हम लगाएंगे 8%। ठीक है? फॉर 1 ईयर। अब सेकंड जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है कब कर रहे हैं, दैट इज ऑन 1 जुलाई 2008 से। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 9 मंथ्स हो गए। तो अब दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 9 मंथ्स पे, किस पे, 5 lakhs पे। क्योंकि जो 5 lakhs आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है वो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। सो 5 lakhs का 8% इंटू 9 मंथ्स। तो अब कितना टोटल इंटरेस्ट हो गया जो हमें दिखाना है, पहले तो हम 20 lakhs पे निकाल लेते हैं, इंटू 8%, सो दिस इज 1,60,000। 9 मंथ्स पे निकाल लेते हैं 5 लाख इंटू 8 इंटू 9, दिस इज 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, 1,90,000। ठीक है? टोटल इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट में 1,90,000 मिलना चाहिए, बट हमें कितना मिला, 1,75,000, यानी कि अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अब क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ हमारी इनकम है, तो इनकम अगर हमें मिलनी होती है, नहीं मिलती, तो हम उसे आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोलते, एक्रूड बोलते हैं, एक्रूड इनकम्स। ठीक है? तो एक्रूड इनकम हो गई, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मिलने हमें 1,90,000 थे लेकिन मिले 1,75,000। तो कितना अभी बाकी है, दिस इज 15,000। ठीक है? तो 15,000 एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। हमें पता है एक्रूड जो इनकम्स होती हैं वो हमेशा ऐड हो जाती हैं, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना निकल के आया हमारा, कितना था डिफरेंस, 15,000 का, यानी कि हमें मिलना था जो नहीं मिला। अब टोटल कितना है, 1,90,000। So have you understood how you will show this 1,99,000 in income and expenditure account? ये टोटल आपको यहाँ लिखना है, और इससे हमें एक कैलकुलेशन पता चलेगा कि कितना मिल गया एंड कितना बाकी अभी है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू अदर इनकम्स। इसके बाद है डोनेशन, तो इसको लिखेंगे बाय डोनेशंस। कितना है, 80,000 बाय एडमिशन फी, how much, 60,000। Here, and price fund। Now price fund we all know कि कैपिटल नेचर की इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल इनकम है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसका एडजस्टमेंट होगा। बिकॉज इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछी है, इसलिए हम इसे यहाँ स्किप कर देंगे। अगर बैलेंस शीट पूछी होती तो इसका ट्रीटमेंट हम लायबिलिटीज में
बैलेंस शीट में इसको शो करते हैं। क्लियर? बिकॉज ये प्राइस फंड है, स्पेसिफिक फंड है रिलेटेड टू प्राइस एंड ये कैपिटल इन नेचर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे ही जितने आइटम्स आते हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं, हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर? अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन का हो गया हमारा। स्टेशनरी, अब बाकी तो जितने सारे आइटम्स हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर तरफ एडजस्टमेंट होगा। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सपेंडिचर साइड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सपेंडिचर साइड। तो पहला हमारा एक्सपेंडिचर क्या है? रेंट। तो टू रेंट, अब रेंट पे हमें पता है कि एक एडजस्टमेंट है, सो वी विल डू द एडजस्टमेंट फर्स्ट। ठीक है, 33,000। तो रेंट पे क्या एडजस्टमेंट है, चलो पढ़ लेते हैं। रेंट फॉर मार्च 2009 इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि स्पेसिफिकली मार्च महीने का जो रेंट था वो आउटस्टैंडिंग है, बाकी सारे महीनों का हम पे कर चुके हैं। क्लियर? तो अगर टोटल रेंट हमारा 33,000 है तो ऑब्वियसली एक मंथ का हम निकाल सकते हैं 33 डिवाइडेड बाय 11 मंथ्स। क्लियर? तो ये आ गया आपका 3000। तो 3000 जो निकल के आया वो स्पेसिफिकली मार्च मंथ का था। क्यों? बिकॉज आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो मार्च में क्लोज हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ मार्च मंथ का ही आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है यानी कि हमने पे करना है, और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 11 मंथ्स का हम पे कर चुके हैं, मार्च मंथ का रह रहा था, तो दैट वाज हाउ मच? 3000। क्लियर? तो ये हो गया 36,000। ठीक है ना? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेशनरी, अब स्टेशनरी पे भी हमें कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सी द थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब ये कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स वाली यहाँ कैलकुलेशन आ गई कि आपको किसी आइटम का स्टॉक दिया है, ठीक है, परचेजेस अमाउंट दिया है, तो उसमें हमने कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, वी हैव डिस्कस्ड टू फॉर्मूलाज। क्लियर? तो इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो पहले हम इसका कर लेते हैं एडजस्टमेंट। टू स्टेशनरी परचेस्ड, ठीक है, यही दिखाएंगे कितने की स्टेशनरी परचेज की थी हमने, हाउ मच? 45,000। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का। सो 2008 का जो स्टॉक था स्टेशनरी का दैट वाज 8800, सो प्लस ओपनिंग स्टॉक इन ब्रैकेट यू कैन राइट 2008, सो दिस इज हाउ मच? 8800। ये कितना हो गया? 45,000 plus 8800 is 53,800, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, सो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कब का दिया है? 2009 का। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 9400। ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस 94, इट इज 44,400। ठीक है ना? ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, सो अगर यहाँ पे कोई डाउट है सो यू कैन जस्ट गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स, आप उसको देख सकते हैं, वहां से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, आफ्टर रेंट एंड स्टेशनरी लेट्स कम टू सैलरीज। अब सैलरीज में तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सो हम सिंपली इसको टू सैलरी करके लिख देंगे। टू सैलरीज 2,72,000, 2,72,000। ठीक है ना? और क्या है? मैच एक्सपेंसेस हैं। अब मैच से रिलेटेड तो कोई फंड है नहीं जो क्रिएट हुआ, तो ऑब्वियसली मैच से रिलेटेड कोई फंड अगर मेंशन नहीं है तो वो तो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर इट कि ये रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। सो टू मैच एक्सपेंसेस हाउ मच? 1,40,000। ठीक है, इससे रिलेटेड भी को हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, बाय हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, ये भी एक्सपेंडिचर है। टू हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, कितना आपने इसमें पे करा? 97,000। ठीक है, नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब इसमें हमारा एडजस्टमेंट है
हाउ मच टेलीफोन एक्सपेंसेस इज 20,000, ठीक है ना. Now let's come to the adjustment. It says telephone expenses include 6,000 as quarterly rent up to 30th April 2009. ठीक है, इसको समझो क्या कह रहे हैं. टेलीफोन एक्सपेंसेस वैसे तो 20,000 दिखा रखे हैं, लेकिन इसमें 6,000 जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके की है कि क्वार्टरली पेमेंट आपने करी है, क्वार्टरली एक्सपेंसेस पे करे हैं, ठीक है. और कब तक करे हैं? 30th April 2009, यानी कि आपका अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म हो रहा है और एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है. तो February 2009 का इसमें इंक्लूडेड है, मार्च 2009 का इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना. अप्रैल का भी जो 6,000 है वो 6,000 में इंक्लूडेड है. तो हमें वो जो अप्रैल का जो एक्स्ट्रा हमने पे करा है, दैट मीन्स वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2009 के लिए जो हमने पे किया है वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना. क्योंकि 20,000 में फेब और अप्रैल तक के तो 2009 में आ गए, लेकिन अप्रैल का अगर हम पे कर चुके हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में चला गया. 2009 मीन्स नेक्स्ट आपका जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें चला गया, ठीक है. तो अब क्या होगा, ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए. हमें पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं तो वो लेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें करंट ईयर का यहाँ अमाउंट दिखाना है. इतना तो हमें पता चल गया कि प्रीपेड है और लेस होना है. अब कितना क्या अमाउंट है कैलकुलेट करना है. अब देखो, क्वार्टरली बोला है उन्होंने 6,000 एज क्वार्टरली रेंट अप टू 30th April. तो हमें पता है एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, तो ऑब्वियसली हमें जो प्रीपेड एक्सपेंस जो एक महीने का अप्रैल का उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना. सो 6,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पर मंथ का कितना है, ठीक है. तो ये हो गया 2,000, ठीक है. मतलब आपने फेब में 2,000 पे करे, मार्च में 2,000 पे करे, अप्रैल के भी 2,000 पे कर दिए. अब अप्रैल के अगर 2,000 पे करे हैं, दैट मीन्स ये 2,000 जो है ये प्रीपेड है. अब ये 2,000 एक तो फेब के हो गए, मार्च के हो गए जो इसमें इंक्लूडेड हैं, और ये अप्रैल का हो गया. अब ये अप्रैल तो चला गया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो ये हमारा प्रीपेड हो गया. अब ये अगर हमारा प्रीपेड हो गया तो हमें पता चल गया कि अप्रैल का पर मंथ का टेलीफोन एक्सपेंस कितना हो गया, 2,000. सो ऑब्वियसली 2,000 यहाँ से हम लेस कर देंगे. क्लियर. तो ऐसे यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट्स, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि प्रीपेड हमारा कितना है. सो लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस अप्रैल के लिए कितना था, 2,000. तो ये हमारा आ गया 18,000, यानी कि 20,000 जो हमें ओवरऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो अमाउंट दिया था उसमें से 18,000 इस करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है. क्लियर. ओके. अब क्या बचा हमारा, इन्वेस्टमेंट. हमें पता है कि बैलेंस शीट में आता है, एसेट है. प्राइस अवॉर्डेड भी, क्योंकि प्राइस फंड से रिलेटेड है तो कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, इसे हम इग्नोर कर देते हैं. एंड बैलेंस सीडी, ये भी क्लोजिंग बैलेंस कैश का है, इसे भी हम इग्नोर कर देते हैं. क्लियर. तो और क्या चीज़ें हैं जो हमें प्रिपेयर करनी है. एडजस्टमेंट्स में हमने रेंट का कर लिया, सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट्स भी हो गए हमारे. बिल्डिंग, एक चीज हमारी बिल्डिंग बची है. अब वी नो बिल्डिंग इज एन एसेट, तो इसकी वैल्यू तो कैलकुलेशन तो जाएगी बैलेंस शीट में, लेकिन क्योंकि हमें डेप्रीसिएशन भी इसमें लगाना है, तो डेप्रीसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो, मींस एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करते हैं. सो टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है, अब वो देखना है. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, अब 2008 में जो बिल्डिंग की वैल्यू हमें दी है वो है 5 lakhs. क्लियर. और हमें इस पे 5% का डेप्रीसिएशन लगाना है, यानी कि ईयरली डेप्रीसिएशन है, इसके बीच में कोई एडिशन तो हुआ नहीं इस बिल्डिंग में, ठीक है ना, इसकी वैल्यू में. सो 5 लाख पे 5% हमें इस पे डेप्रीसिएशन लगाना है ईयरली. तो दिस इज 25,000 ईयर एट द रेट 5%. सो दिस इज 25,000, ठीक है. और इन्वेस्टमेंट की हमने ऑलरेडी, हम पहले ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की कर चुके हैं एडजस्टमेंट, ठीक है.
अब और कुछ तो बाकी नहीं है जो हमें लेना है, हमने सारी चीज़ें कंसिडर कर ली हैं। चलो देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है इसमें आंसर। ओके, सो 5,04,000 प्लस 1,90,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000, टोटल तो आ रहा है 8,34,000। 8,34,000 माइनस 36,000 माइनस 44,400 माइनस 2,72,000 माइनस 1,40,000 माइनस 97,000 माइनस 18,000 माइनस 25,000। ठीक है, सो द सरप्लस, हमारा आंसर सरप्लस आ रहा है एंड इट इज 2,01,600। ठीक है ना, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है, इट इज करेक्ट। इसको यहाँ लिख लेते हैं 2,01,600। क्लियर, so this is 2 excess of income over expenditure and in bracket you can write surplus। ठीक है, कितना है 8,34,000। so this is your answer। so I hope so students आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और स्पेसिफिकली यहाँ हमने बैलेंस शीट्स तो प्रिपेयर नहीं करी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा था और उसमें काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट्स थे। सो आई थॉट दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन एंड इट शुड बी डिस्कस्ड कि ऐसे सारे एडजस्टमेंट ज़रूरी नहीं है एनपीओ का क्वेश्चन आए तो आपको बैलेंस शीट ही बनाने को दे और पूरा पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दे। दे कैन आस्क यू टू प्रिपेयर दिस स्पेसिफिक अकाउंट प्लस दे हैव गिवन यू 7 to 8 एडजस्टमेंट्स। तो अगर आपको 11th का फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, उसके कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं आपके माइंड में, तो यहाँ इस पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, सो यू हैव टू केयरफुली रीड द एडजस्टमेंट्स व्हाट आर दे आस्किंग, और कौन से आइटम्स हैं जो कैपिटल नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं, कौन से इसमें रहेंगे, कौन से बैलेंस शीट में जाएंगे, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। वी कैन अगेन डिस्कस दिस इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।